बिल्कुल गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना अपने आप में ही बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। और मैं इस बात से ताज्जुब हूँ कि उन्होंने ये कहा कि ही इज़ द हाईएस्ट रिकॉर्ड होल्डर फॉर बॉलीवुड लिरिसिस्ट। आई थिंक दुनिया में शायद बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे भाषाएं। सो आई थिंक नॉट जस्ट बॉलीवुड, आई थिंक किसी भी भाषा में, किसी भी देश में, किसी भी लिरिसिस्ट ने शायद इतने गाने नहीं लिखे होंगे जितने समीर जी ने लिखे हैं। एक्चुअली हम लोग ने कैरियर तो साथ में शुरू किया, जैसे मैंने अभी इंटरव्यू में बताया वहाँ स्टेज पे कि पहली बार लिटरली मौका जो है उनको इनके डैडी ने और मेरे डैडी ने मिल के, और उसी बीच में हम लोग भी कुछ ट्यून्स वगैरह सोच रहे थे, तो तीनों का साथ में ही कैरियर शुरू हुआ। तो इसीलिए आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और ये एकदम हिस्टोरिकल मोमेंट है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। सर आप कुछ बताना चाहिए? इट्स अ बिग अचीवमेंट, और समीर जी हम लोगों के लिए राइटर से ज़्यादा दोस्त हैं, और दोस्त से ज़्यादा भाई हैं। तो आनंद, मिलिंद, समीर, हम लोग 3 भाई जैसे हैं, और इतना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त किया, इस पर हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुशी है, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत खुशी है, म्यूज़िक फ्रेटर्निटी को बहुत खुशी है। वी आर प्राउड ऑफ समीर जी। उन्होंने अपने गाने के ज़रिए एक से एक गाने लिखे, और इतने गाने लिख दिए कि गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम आया। भाई मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स फॉर आवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में समीर जी का नाम आया, एक आशा जी का नाम है और अब समीर जी का नाम है, बहुत बड़ी बात है। Tonight show. We now move on to the best lyrics category. समीर फॉर नजर के सामने। मैं आज इतना खुश हूँ कि इस खुशी के मौके पे कुछ कहा नहीं जाता, मगर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम निर्माताओं का, उन तमाम निर्देशकों का जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाने में मुझे सहयोग दिया है। और सबसे ज़्यादा आभार मैं प्रकट करना चाहूँगा फिल्म फेयर वालों का, और आशीर्वाद चाहूँगा अपने गीतकार पिता अनजान का। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे आके मुझे आशीर्वाद दें। तो इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या दूँ मैं, कि जो मैं नहीं पा सका वो मेरे बेटे ने हासिल किया। मैं चाहता हूँ उसको भविष्य में और भी ऐसी उपलब्धियाँ मिलें। समीर अनजान जी कई पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत हैं, कई पीढ़ियों के को एक साथ जीने वाले, एक साथ उनके साथ रहने वाले समीर अनजान जी। मैं सबसे पहले माननीय कुलपति जी से, कुल सचिव महोदय से, परीक्षा नियंत्रक महोदय से, संदीप सरावगी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और आप इनका सम्मान करें यहाँ पे। स्वागत करते हैं। इस बारे में विशेषता गीतों का हमारे जीवन में, और ये गीत जो है हमारे जीवन में वैसा स्थायी प्रभाव छोड़े। जिस प्रसंग मैं उल्लेख करना जरूर चाहूंगी कि प्रभु श्री राम के बाण में राक्षसों का संहार करने की क्षमता थी, लेकिन जो सीता को लेकर प्रवाद चला उसको समाप्त करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन जब लव और कुश ने गीत सुनाया तो सभा में बैठे सभी लोगों को वह गीत इतना प्रभावित किया कि उन्होंने लव और कुश को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने के लिए विवश किया और माँ सीता को सम्मान दिलाने का प्रस्ताव किया। गीतों में इतनी शक्ति होती है
क्योंकि गीतों की गणना करने में 4000 से ऊपर आपने गीत लिखे हैं और ऐसे गीत जिनके बोल झोंकों की तरह से प्रभाव छोड़ते हुए जब बोलों तक आते हैं और गुनगुनाते हैं तो शीतलता प्रदान करने वाले शीतला बाटे फिर सभी अनजान कैसे हो जाते हैं इस बात पर बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं पांडे जी और मेरे तमाम नौजवान दोस्त, कॉलेज के विद्यार्थी और इस राष्ट्रीय पुस्तक मेले में आए तमाम लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पहली यात्रा है आपके शहर में, मैं ग्वालियर रसोटिया है। जहाँ तक आपने जो सवाल किया कि कहाँ से लेके कहाँ तक का सफर कैसे हुआ, अगर मैं इस पे विस्तार में बात करूंगा तो मेरे ख्याल से पूरी रात गुजर जाएगी। संक्षिप्त उत्तर यही है कि जैसे छोटे शहर से आप लोग हैं वैसे ही एक बहुत ही सांस्कृतिक शहर बनारस है जहाँ से मैं पैदा हुआ, जो मेरी मातृभूमि है। और बनारस यूनिवर्सिटी से मैंने अपना एमकॉम किया और उसके बाद 1980 में मैं अपने कर्म भूमि मुंबई की सरजमीन पे गया। तब से लेके करीब 45 साल का जो सफर रहा है, बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं और बहुत कुछ हुआ है जिंदगी में। मगर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं नौजवान बच्चों से बात करने का मुझे अवसर दिया जाता है। मैं आपके गुरवती साहब से वही बात कर रहा था कि मैं इनसे इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे गानों से तो बहुत प्रभावित होते हैं और अभी मैंने रिएक्शन देखा भी। मेरे ख्याल से 90% गाने इनकी पसंद के गाने हैं और मैंने हमेशा जो गाने लिखे हैं वो आम आदमी के गाने हैं। वो जो रास्ते पे चलते हुए फकीर से लेके प्रोफेसर तक जिसको गा सके वो गाने मैंने लिखे हैं। क्योंकि मैं जब आया तो शुरू से मेरी ये अवधारणा रही कि जिस मीडियम में मैं काम कर रहा हूँ उसमें एक ऑटो चलाने वाले से लेके एक साहित्य जगत का कोई बहुत मूर्धन्य आदमी भी सुनेगा होगा। और मैंने क्या, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जो लेजेंडरी लोग हुए हैं, और शैलेंद्र हो या साहिर हो या गुलजार हो या जावेद साहब हो, जितने भी लोग हैं, उन्होंने जब फिल्मों में काम किया, उन्होंने जब साहित्य में काम किया तो उनकी भाषा शैली भले अलग रही हो, मगर जब फिल्मों में काम किया तो शैलेंद्र जैसा आदमी भी लिखता है कि तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं। साहिर साहब लिखते हैं कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो आसान शब्दों में बड़ी बात कहने का जादू आप में तब आता है जब आप गालिब से लेके मीर से लेके जॉब से लेके सबको पहले अंदर डालते हैं। सबको पढ़ना पड़ता है, सबको अंदर उतारना पड़ता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो आप जीते हैं, जो आपका जीवन दर्शन है, जो आपने जिया है, वही आप समाज को देते हैं। तो पहले तो जीने की के तरीके सीखो। ये मत सोचो कि तुम छोटे शहर से हो या बड़े शहर से हो, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, कुछ फर्क नहीं है। कुदरत ने जिसको भी बनाया है उसमें कोई ना कोई खास बात है, उसकी पहचान करनी बहुत जरूरी है। आगे चल के मैं बच्चों से और बहुत सारी बातें करूंगा, मगर जो आपका पहला सवाल है उसका जवाब यही है कि शुरुआती दौर मेरा भी एक बहुत ही छोटे से गांव से शुरू हुआ। मैंने जीवन में गांव में वो सब किया जो एक गरीब घर का कोई बच्चा करता है। खेतों में हल चलाने से लेके, सर पे गन्ने का बोझा ढोने से लेके, और गांव के जितने खेल होते हैं, अब तो गांव गांव रहा नहीं, अब तो गांव का शहरीकरण हो गया है, मगर वो सारा जीवन मैंने जिया। और जब मैं यहाँ पहुंचा तब मैंने ये महसूस किया, आप भी कभी महसूस करना, कि जब आप जीवन में कुछ अचीव कर लेते हैं और पीछे मुड़ के जब देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि आज जो मैं बना हूं इसकी प्रक्रिया तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी।
आप उप कुलपति बने हुए हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप अभी स्टूडेंट्स हैं। ये कहानी होती बहुत पहले से शुरू, जो आपको पता नहीं चलता। जब आप एक मकाम तक पहुंचते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैं प्रोफेसर क्यों बनी, मैं गीतकार क्यों बना, वो डॉक्टर क्यों बना, तब वो जो इतिहास आपके पीछे चल रहा होता है ना, वो बताता है कि देखो तुमको पता नहीं था, मगर कुदरत तुमको उस रंग में तब से ढालना शुरू कर चुकी थी। मैं गीतकार बना क्योंकि उस ऊपर वाले को मुझ में वो सारे मंजर डालने थे, वो सारे सुख दुख डालने थे जो एक आम आदमी का सुख दुख होता है। इसीलिए उसने मुझे गरीबी दिखाई, उसने मुझे गांव दिखाया, उसने मुझे नहर दिखाई, उसने मुझे ताल दिखाया, उसने मुझे लुका छिपी खेलना दिखाया, उसने मुझे हाथी पाती खेलना सिखाया। तो अब मैं सोचता हूँ कि जब मुझे वो सिचुएशंस मिलती हैं तो मैं अपने फ्लैशबैक में चला जाता हूँ, मैं अपने पास में चला जाता हूँ, और मैंने किया है, इसलिए उसको बयान करना, उसको अल्फाज देना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। वही मैं सोचता हूँ कि अगर मैं गीतकार अनजान का बेटा होकर पैदा होता और मुंबई में रहा होता, गांव में मेरी परवरिश नहीं हुई होती, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो जीवन में आप केवल अपना कर्म करते रहो, बाकी सारा फैसला वो कर चुका है, वो आपकी जन्म कुंडली लिख दी गई है, केवल आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप ये मत सोचो कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, न किसी पंडित को दिखाओ, न मौलवी को दिखाओ, किसी को मत दिखाओ। लिखने और देखने और दिखाने वाला ऊपर बैठा हुआ है। और एक बात मैं बच्चों तुमसे जरूर कहना चाहता हूँ कि एक ही चीज याद रखना कि अगर ये कुलपति हो सकते हैं, मैं गीतकार हो सकता हूँ, ये प्रोफेसर हो सकती हैं, तो तुम क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, अब जब मेरा संघर्ष सुनोगे तब उससे तुमको सीखने के लिए मिलेगा कि ये बनने के लिए। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि तुम मुंबई में क्यों आए हो, ये सोच के आए हो ना कि ये स्वर्ग है, ये जन्नत है, यहाँ हूरें होंगी, परियां होंगी, तुम्हारा ऑटोग्राफ लिया जाएगा, तुम जहाँ जाओगे बच्चे तुम्हारे होंगे। मैंने बोला हाँ। बोले मगर एक बात तुमने नहीं सोचा बेटा कि जन्नत पाने के लिए काम करना पड़ता है। मैंने बोला क्या? तो उन्होंने कहा मरना पड़ता है। मरने के लिए तैयार हो? मरना क्या है? वही को कर्म बोलते हैं। हार्ड वर्क। अगर जन्नत देखनी है तो जन्नत तक के सफर की तैयारी पहले करो, फिर जन्नत तक जाने का सपना देखो। जन्नत जाने का सपना तो देख लिए, बट मेहनत करने से भाग रहे हो, मरने से भाग रहे हो। तो जीवन में और बिना संघर्ष के किसी को कोई उपलब्धि मिली नहीं। मैं अमिताभ बच्चन से लेके मुकेश अंबानी, मैंने सबसे बात की है, आज तक सबके जीवन की यात्रा किसी न किसी असफलता से शुरू होकर सफलता तक पहुंची है। कोई ऐसा मुझे मिला ही नहीं जिसने ये कहा कि नहीं मैं तो आते ही सफल हो गया, मुझे तो संघर्ष करना ही नहीं पड़ा, मैंने तो अगर हासिल किया है तो वो बहुत मोमेंटरी हो सकता है, वो आएगा जाएगा, वो फ्लूक हो सकता है, वो ठहरेगा नहीं। एक बहुत अच्छा शेर है किसी का कि बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है प्यारे। तो वहां तक जाना और वहां ठहरना, ये दिमाग में हमेशा रखना और यही सोचना। मैं भी दुआ करके जा रहा हूँ, मैं तो इस यूनिवर्सिटी में ये बोल के जा रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इसी यूनिवर्सिटी से 2-4 समीर पैदा हो, 2-4 कैटरीना कैफ भी आए और 2-4 आलिया भट्ट भी आए। आज बच्चों में मैं वो उद्गार पैदा करना चाहता हूँ कि ये बच्चे और आपके प्रोफेसर को, आपके कुलपति को इतना भरोसा है तुम लोगों पे। सर आज आप आए हैं, देखिए हो सकता है कि आज से 20 साल बाद हमारे बच्चे भी आपको फिल्म इंडस्ट्री में मिलेंगे। तो मैं यही दुआ करता हूँ और जो मैंने कहा है केवल उन रास्तों पे चलो। एक बड़ा अच्छा, तुमने वो फिल्म सबने देखी होगी, शाहरुख खान की फिल्म है कि जब कोई किसी को सच्चे दिल से चाहता है तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है।
ताली तो बजा दी, डायलॉग भी सुन लिया, मगर उसका मतलब नहीं समझे। उस पूरे डायलॉग में एक ही शब्द है, जो मैं बात कर रहा हूं तुम लोगों से, एक ही शब्द है जिसने उस डायलॉग को अमर बनाया है कि जब कोई किसी को सच्चे दिल से चाहता है, वही नहीं है, बाकी सब कुछ है। दिल है मगर उसमें वो सच्चाई नहीं है, उसमें वो लगन नहीं है, उसमें वो पाने की शिद्दत नहीं है, तो फिर वो मिलेगा भी नहीं, वो हासिल भी नहीं होगा। तो पहले तो वो आग पैदा करो, वो लव पैदा करो अपने अंदर, और ये सोच के चलो कि वो अगर हासिल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और रोज सुबह उठ के एक ही डायलॉग बोलो, आई विल अचीव एंड आई विल अचीव एंड द डे विल कम यू विल अचीव। संघर्ष की नींव पर ही सफलता की इमारत खड़ी होती है। कि किसी ने कहा भी है कि मेरी मंजिल तो सबने देखी लेकिन पांव के छाले किसी ने नहीं देखे। बंबई की यात्रा सहज नहीं है, वहाँ का जीवन भी बहुत सहज नहीं है अगर आप कुछ करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब आप 1983 में यहाँ से जाते हैं और 1990 तक जो भी फिल्म आई और जिसमें आपने गीत लिखे, सफलता नहीं मिली, तो उस दौरान आपका कैसा अनुभव रहा? आपके सवाल का जवाब असल में हल्का तो मैं दे चुका था, मगर अभी उसको थोड़ा सा विस्तार में आपको बताता हूँ। एक किताब है जिसका नाम है द सीक्रेट, उसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत बड़े फिलासफर हैं वो, तो उनसे मैंने एक बार जब वो फिल्म देखी डॉक्यूमेंट्री, तो मैंने उनसे कहा कि सर ये पॉजिटिव, पूरी डॉक्यूमेंट्री जो है वो पॉजिटिविटी के ऊपर है कि एक आदमी ड्रीम करता है कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए और कोशिश करता रहता है, एक मोड़ पे आके उसमें टाइम लगता है, उसको वो घर 25 साल की मेहनत के बाद मिलता है, मगर जो घर मिलता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जो उसने ड्रीम किया है। कहते हैं ये हम इस फिलॉसफी पे हम अब बात कर रहे हैं, तुलसीदास ने तो तब लिख दिया था, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। ये वही है। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया मुझे कि मैं तुझे और एलोबरेट करके समझा रहा हूँ कि पॉजिटिविटी होती क्या चीज। हमारे यहाँ कहते हैं ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरथी के अधम शरीरा, कि आप जो सोचते हो आपके आसपास का वाइब्रेशन उसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि शरीर उन्हीं 5 तत्वों से बना है। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक शिष्य था, उसने आके मुझसे कहा कि गुरुदेव आपकी स्पीच मैं सुनता हूँ, आप मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और मैं आप पे बहुत यकीन करता हूँ, मगर मेरी एक समस्या है। तो उन्होंने कहा क्या समस्या है? उन्होंने कहा कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मगर उस लड़की के पीछे एक और लड़का पड़ा है और मुझे लगता है वो लड़की उसके साथ भाग जाएगी। तो गुरुजी ने बोला कि तू मुझे गुरु मानता है? बोले हाँ। बोले मेरी बात पे तुझे यकीन है? बोला हाँ। उन्होंने कहा जो मैं बोलूंगा तू करेगा? बोला हाँ। उन्होंने कहा कि तू उससे क्या करता है? प्यार करता है ना, तो तू जितना प्यार करता था ना उसकी शिद्दत और बढ़ा दे, उसका डबल ट्रिपल प्यार करने लगा, और मैं तुझे गारंटी के साथ बोलता हूँ वो लड़की तेरे पास ही आए। फिर 1 महीने बाद आता है, बोलता नहीं गुरुजी गड़बड़ है, अभी तो वो खत लिखने लगा, उसकी गली में आने लगा है, मैं बहुत डर रहा हूँ, लगता है भाग गया। अरे बोले तू पागल है, मैं बैठा हूँ ना, मगर मैंने जो तुमसे कहा है वो तू करता है, तू घबरा मत, तू बिल्कुल नहीं जाएगी। फिर एक उम्मीद लेके जाता है। फिर जब 3 महीने के बाद जैसे ही वो ऑडिटोरियम में एंट्री लेता है, वो कुछ बोले उसके पहले गुरुजी बोलते हैं कि भाग गई ना। तो उन्होंने कहा गुरुजी कमाल आदमी हो यार, मैं आप पे इतना यकीन कर रहा हूँ, आप मुझे बोले भाग गई। तो उन्होंने बोला मुझसे पूछ क्यों भाग गई? तो उन्होंने बोला बताइए। बोले मैंने तुझे क्या बोला था कि तू उसे प्यार कर प्यार कर प्यार कर, और तू 24 घंटे सोच रहा था भाग जाएगी भाग जाएगी भाग जाएगी। तो तेरी जो निगेटिविटी थी वो काम कर गई और भाग गई। तो कहने का मतलब कि केवल कहो मत, वही डायलॉग है। जब कोई किसी को पूरी शिद्दत से सच्चे दिल से चाहता है तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश में लगती है। तो मेन कहने का मेरे पर्पस केवल इतना ही है कि
जब संघर्ष मैं कर रहा था, जो सवाल आपका है मैं उस पर आता हूं, तो कई रातें ऐसी रही कि मैं भूखा सोया हूं, कई रातें ऐसी रही कि मैं रोया हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़े गीतकार का बेटा था, मगर अंदर से वो आग थी कि नहीं, मैं सफल बनूंगा, मैं सफल बनूंगा, मैं सफल बनूंगा। तो जब जब वो मेरी डायरी किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने फेंक दी और यहां तक कहा कि तुम इतने बड़े गीतकार के बेटे हो, उनका नाम मत खराब करो, मैं तुमको पैसा देता हूं, तुम वापस चले जाओ। और मैं जब नीचे उतर रहा था तो पिताजी की एक कविता की लाइन मुझे याद आ गई कि जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूं, जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूं, फैसला होने से पहले हार क्यों स्वीकार कर लूं, जब तक मैं अंदर से नहीं हारूंगा मैं हार नहीं मानूंगा। एक आदमी का फैसला आखिरी फैसला नहीं हो सकता। इसी शिद्दत से मैं डायरी लेके गया। उषा खन्ना उस जमाने की मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थी, उन्होंने उसी दिन उसी मेरे पॉजिटिव थॉट ने वर्क किया और जो 50 गाने उसमें रिजेक्ट किए थे उसमें से 10 गाने उन्होंने मेरे रिकॉर्ड किए। बोले ये गाने मुझे भी दे के जा, मैं ये गाना रिकॉर्ड करूंगा। और मेरी पहली फिल्म जिसका नाम था बेखबर, उसका पहला गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि संघर्ष, आजमाइश, उसके एक शब्द और है, उसका नाम है आजमाइश। वो आजमाता है, आपको जलाता है। बोले ना सोने को जितना जलाओ उतनी चमक उसमें आती है। अगर आपका संघर्ष बड़ा है तो ये सोच के चलो सफलता बड़ी निश्चित है। आपको जितना वो आजमाएगा उतना ही देगा। ये 45 साल में एक मकाम पे अगर ठहरा हूं तो उसने मुझे 10 साल जलाया है, मुझे बताया है कि देख समझ जिंदगी क्या है, इतना आसान नहीं है सब कुछ अचीव कर लेना। तो इसलिए जीवन में मैं संघर्षों से कभी डरा नहीं। There was a time when I was doing 110 film at a time, और अभी एक टाइम ऐसा है कि शायद मैं 10 फिल्में ही कर रहा हूँ, मगर मैं कभी घबराता नहीं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है और आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। जब आपको आशिकी, दीवाना, इन सब के गीतों पर फिल्म फेयर पुरस्कार मिलता है तो उसके कुछ रोचक संस्मरण भी हैं, पहले पिक्चर पर भी और दूसरे पर भी। एक आपके पिता से संबंधित है और दूसरा आपके गुरु से संबंधित है, जो मजरूह सुल्तानपुरी। मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को स्वयं उस संस्मरण का उल्लेख करें। केवल एक ही शख्सियत दुनिया में ऐसी होती है जो आपको उससे ज्यादा बड़ा बनते हुए देखना चाहती है, उसका नाम है पिता। पिता के बारे में बहुत कम लिखा पढ़ा गया है, मगर पिता के बारे में अगर सही मायने में अगर आप जान जाएं तो आप की जो भावना है उसके प्रति बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरे पिता ने बहुत काम किया। मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन की 90% फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे हैं, और खै के पान बनारस वाला जैसे गाने पे भी उनको फिल्म फेयर नहीं मिला, तो गुरु बात पे भी फिल्म फेयर नहीं मिला, मगर कहीं ना कहीं उनको इस बात का दुख था, उन्होंने कभी कहा नहीं। और मैं आया और मैं संघर्ष करके धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी पे चढ़ने लगा। और एक दौर आया कि जब आशिकी रिलीज हुई और उसके बाद मुझे नजर के सामने जिगर के पास गाने पे फिल्म फेयर मिला और मैं विजेता बना। उस वक्त तक उनको मेरे ख्याल से 3 या 4 पैरालिसिस के अटैक आ चुके थे, लकवा, तो उनको चलने में तकलीफ हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि पापा आप चलेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल चलूंगा। तो मैं, मेरी धर्मपत्नी और मेरी माता, हम लोग लेके उनको फिल्म फेयर के फंक्शन में गए। जब हमारा नाम अनाउंस हुआ तो मुझे अवार्ड देने, जहाँ तक मुझे याद है शायद सिमी गरेवाल जी थी या जैकी सराफ थे, तो मेरे अंदर एक उद्गार पैदा हुआ कि यार मेरे पिता को कभी फिल्म फेयर मिला नहीं। और मैंने पहले से सोचा था कि अगर मुझे फिल्म फेयर मिला
तो मैं वो फिल्म फेयर अपने पिता के हाथों से लूंगा। अब समस्या ये थी कि उनकी सेहत ठीक थी नहीं। मैं डर रहा था कि अगर मैं उनको बुलाऊंगा तो वो आएंगे कैसे। आप यकीन करें, जब मैंने जैकी साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं चाहता हूं कि ये सम्मान मुझे मेरे पिता के हाथों से मिले, तो वो खड़े होने की कोशिश करने लगे। तो मेरी पत्नी और मेरी माँ ने उनका हाथ पकड़ के खड़ा करना चाहा। उन्होंने दोनों का हाथ झटक दिया और खुद खड़े हुए। और वो जहाँ बैठे थे वहां से ऑडिटोरियम, मुझे लगता है जो स्टेज था वो काफी दूर था। तो जो हेल्पर्स जो फिल्म फेयर के होते हैं वो उनके पास आए। तो उन्होंने कहा तुम लोग मेरे साथ चलो, मुझे छूना मत, मुझे खुद चल के जाना है। आए। मैं आपसे बताऊं कि मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया, मुझे ऑस्कर भी मिल जाए तो मेरे लिए वो कम है। जो उस दिन की जो घटना थी ना, वो सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा था। वो मंच पे आए और उन्होंने कहा कि ये जो फिल्म फेयर मिला है, ये जो काली औरत है, फिल्म फेयर में जो बना हुआ औरत की तरह है, इस काली औरत की बड़ी तमन्ना थी मेरी भी कि ये मुझे भी कभी हासिल हो जाती, मगर मुझे नहीं मिली। मगर ये जो सम्मान मिला है समीर को ना, ये उसका सम्मान नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये मेरी दूसरी यात्रा की शुरुआत है। और जो जो मैंने जीवन में हासिल नहीं किया है ना, वो सब मेरा बेटा मुझे लाके देगा। एक फिल्म के फिर क्या और कितने सम्मान ये हासिल करेगा। आज मैं इस पूरी इंडस्ट्री के सामने ये बयान देके जाता हूँ, और मैं इसलिए बयान दे रहा हूँ कि मुझे उसके टैलेंट पे भरोसा कितना है वो मैं नहीं कह रहा हूँ। वो मेरा बेटा है, इसलिए मुझे मेरे खून पे भरोसा है। मुझे पक्का पता है कि वो आज नहीं तो कल उस मकाम को हासिल करेगा जो जो मेरा सपना है। तो मजरूह सुल्तानपुरी जी के साथ भी एक आपका संस्मरण जुड़ा हुआ है। जी, बड़ा अजीबोगरीब संस्मरण। उस वक्त मेरे साथ कुछ पॉलिटिक्स हुई, कुछ राजनीति हुई, और सम्मान उस गाने को दे दिया गया जो गाना उस वक्त बिल्कुल मशहूर नहीं था किसी का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उसके बाद थर्ड टाइम दीवाना आई और उसमें मुझे फिल्म फेयर मिला। तो मैं एक शेर लिख के गया था कि मैं फिल्म फेयर वालों को ये शेर सुनाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा नाराज था, क्योंकि साजन का म्यूजिक उस साल का सबसे बड़ा म्यूजिक था। और 3 लोग नॉमिनेट थे उस फिल्म फेयर में, मैं, जावेद साहब और मजरू साहब। जावेद साहब नॉमिनेट थे 1, 2, 3। मजरू साहब नॉमिनेट थे पहला नशा पहला कुमार, और मैं नॉमिनेट था तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। और पहले वो नॉमिनी का नाम अनाउंस कर रहे थे। मजरू साहब की काफी एज हो गई थी, और मैंने अपने बहुत सारे इंटरव्यू में बोला है कि मेरे 2 ही गुरु रहे हैं, आनंद बख्शी और मजरू सुल्तानपुरी। अब वो बेचारे जब नॉमिनी अनाउंस हुआ तो उनको लगा मेरा अवार्ड अनाउंस कर दिया, और वो मंच पे चलने लगे और वो स्टेज तक पहुंच गए जहां सम्मान दिया जा रहा है। अब जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, द विनर इज समीर, तो घर वाले जबरदस्ती मुझे उठाए, फिर मैं आया। तो शेर जो मैंने लिखा था वो तो मैं भूल गया। अब मैं सोचने लगा कि इस वक्त को मैं कैसे संभालूं, क्योंकि मेरे गुरु का सवाल है। तब मैंने वहां स्टेज पे जाके बात कही थी, और वो बात ऐसा नहीं कि मैंने कोई बनावटी कही थी, क्योंकि उसके पहले मैं ये बोल चुका था कई बार कि वो मेरे गुरु जो हैं 2 हैं, मजरू साहब और बख्शी साहब। तो मैंने कहा कि देखो ये मेरी खुशकिस्मती है कि पहला सम्मान मेरा सपना था कि पिता के हाथों से लूंगा, वो मैंने ले लिया। दूसरा सम्मान मेरा सपना था कि मैं अपने गुरु के हाथ से लूंगा, और मजरू साहब आज स्टेज पे मौजूद हैं, तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि वो मुझे सम्मान दें। और आप यकीन करेंगी, वो उस रात डिनर पे उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया था कि उस दिन तुमने साबित कर दिया कि तुम अनजान के बेटे हो, तुम संस्कारी हो, तुम बुजुर्गों का, बड़ों का इज्जत करना जानते हो। तो वो जो शेर लिखा था वो मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ बच्चों को, कि वो मेरे अंदर से निकला हुआ शेर था कि ना पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ,
ना पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा मैं, हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो ये हौसले, ये पॉजिटिविटी, ये लगन ही तो आपको, और वो आग जो अंदर लगी होती है ना, वही रोशनी तक लेके जाती है। नहीं तो आप अंधेरे में भटकते रह जाओगे, आपका कुछ नहीं होगा। आपने आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण और आज के समय में सलीम सुलेमान, अमित त्रिवेदी जी के साथ आप काम कर चुके हैं। आप दोनों समय कई दशकों में अंतर आप देख रहे होंगे, लेकिन इस बदलते हुए परिवेश को आप कैसे महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, और लगा है कि जनरेशन गैप ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये दो पीढ़ियों के बीच का दर्द है, उनकी लड़ाई है, और उनके एक दूसरे से मिलने और बिछड़ने की कहानी है। इसको समझने की बहुत जरूरत है, और बदलाव के साथ कोई भी पीढ़ी हो, अगर आपने अपने आप को बदला नहीं ना, तब आप ठहर जाए, और ठहरा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है, आपको पता है। तो मैंने जीवन में कभी अपने आप को ठहराया नहीं कहीं, मैं बदलता था। 4 दशक से मैं काम कर रहा हूँ, और हर दशक के साथ मैंने अपने आप को ढाला, उनके रंग में मैं रंग गया, और उनको जिया मैंने, उनसे दोस्ती की, उनकी भाषा, उनकी सोच, और उनके सोच के साथ मैं आगे बढ़ता रहा, और उनके साथ मिलके मैंने काम किया। होता क्या है ना, हर पीढ़ी, हर 20 साल के बाद जब पीढ़ी जवान होती है, तो वो अपनी एक सोच, अपनी एक भाषा, अपना एक कल्चर लेके आती है। क्योंकि हम तो प्राइमरी में पढ़े हुए लोग, हमारे बच्चे कॉन्वेंट में चले गए, तो अब डिफरेंस तो हमने पैदा करवाया। हम तो हिंदी में पढ़े हुए लोग हैं, हमने बच्चे को इंग्लिश पढ़ा दिया, मगर हमारी सोच में वही है कि हमारा बच्चा भी हिंदी में बात करे। अरे भाई, कैसे हिंदी में बात करेगा? आपने उसको कॉन्वेंट में भेजा है, अब आप अपने से ही लड़ाई कर रहे हो, या तो उसको भेज देते हैं हिंदी में। तो एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है। जब जनरेशन बदलती है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो नई पीढ़ी जो है वो उन लोगों को लेजेंडरी मानती है जो जिनके साथ वो कनेक्ट करती है। तबस्सुम जी ने बहुत अच्छा इंटरव्यू बोला उस दिन, नौशाद साहब से उन्होंने कहा, नौशाद साहब ने कहा कि क्या हो गया, पहले का म्यूजिक इतना अच्छा हुआ करता था, इतनी अच्छी शायरी थी, आजकल इतना बुरा काम हो रहा है। अब जैसे मैं जब आया था तो लोग मुझे तुकबंदी का शायर बोलते थे, अब मैं लेजेंडरी हो गया। आनंद बख्शी तुकबंदी का शायर था, वो अब लेजेंडरी हो गया। हमारे यहाँ हिंदुस्तानियों में एक अजीब सी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी लाइन मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ। ये लोगों के दिमाग में बात बैठी हुई है कि जो गुजर गया वो अच्छा था, जो चल रहा है वो बुरा है। जबकि वो खुद नहीं समझते कि खुद ही जवाब दे रहे हो कि जो गुजर गया मतलब वो इतिहास हो गया, जो चल रहा है मतलब जो चल रहा है मतलब चलता कैसे, अगर नहीं ठीक होता तो चल रहा है ना, तो चल रहा है इसका मतलब है उसमें कुछ ठीक जरूर है। हाँ, आपको पसंद नहीं है, आपकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, बट आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि जो चल रहा है खराब है। तो उन्होंने कहा कि मेरे ग्रैंडसन ने मुझसे पूछा कि दादी आपका सुपरस्टार कौन था, तो उन्होंने बोला बेवकूफ मेरा नहीं, इतनी जनरेशन का सुपरस्टार एक ही है, दिलीप कुमार। तो उसने कोई दिलीप कुमार की फिल्म नहीं देखी थी, तो उसने कहा दादी दादी मुझे दिलीप साहब की कोई फिल्म दिखाई। तो बोली मैं हाल में बैठी थी बेडरूम में, मैंने जाके वो लगा दी फिल्म नया दौर। 20 मिनट देखने के बाद भाग के बाहर आया, बोला अरे दादी किसकी पिक्चर लगा दी है, तो शाहरुख खान की कॉपी कर रहा है। आप बताइए, इसको बोलते हैं जनरेशन गैप। उसको मालूम ही नहीं दिलीप कुमार कौन है, उसको उसका दिलीप कुमार तो शाहरुख खान है। तो पीढ़ी जो है, पीढ़ी के साथ आज अमिताभ बच्चन को आज भी लोग क्यों देख रहे हैं? अमिताभ बच्चन ने बदला अपने आप को, आज धर्मेंद्र जितेंद्र ये लोग क्यों नहीं है? वो बदल नहीं पाए। आपको बदलना पड़ेगा। अगर देखिए
जिंदगी एक ही फॉर्मूले पे चलती है, कन्विंस और बी कन्विंस, या कर दो या हो जाओ। दूसरा रास्ता जो झगड़े का है, मारपीट का है, लड़ाई का है, हमारे दादाजी जब समाचार देखते थे तो हम लोग जाके बंद कर देते थे, तो क्या आप दिन भर समाचार देखते रहते। अब मैं बड़ा हुआ, मैं समाचार देखता हूँ। अब दादाजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे तो हमको मारते थे, दौड़ाते थे। हम पढ़े लिखे हुए, समझने लगे कि जनरेशन गैप का मामला है, तो हम वहां से उठ के बेडरूम में चले जाते हैं कि भैया तुम लोग को जो देखना है देखो, मैं जा रहा हूँ। तो ये जो बदलाव को महसूस करना और बदलाव के साथ समझौता करना, उसको समझना, अगर आप इस करते रहेंगे तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी यात्रा में रुकावट निश्चित है। तो जीवन में कहां से इंस्पिरेशंस मिलती हैं आपको, ये क्योंकि अगर आप खोजी हैं, आप लर्नर हैं, आप तलाश में हैं, तब आप वो मोती ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं, तो आपको मिल जाता है। एक ऐसा गीत है जिसको लिखते समय भी आपके आंसू छलके थे, और जो गायक हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, उसको समय लगा, वो अनुभव भी मैं चाहती हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि नुसरत फतेह अली खान साहब बहुत महान सूफी गायक, उन्होंने किसी और कंपोजर और राइटर का अगर गाना गाया हिंदी में तो केवल मेरा गाना गाया था, और वो बहुत मशहूर गाना है, वो हर शादी में बजता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अब वो क्या था, वो पाकिस्तान से आए थे, बेचारे सूफी सिंगर थे, वो लोग स्टेज पे गाने वाले लोग। अब उनको यहाँ जो फिल्मों के सिंगर होते हैं, माइक पे खड़े होके गाते हैं, उनको आदत नहीं थी। उन्होंने कहा कि देख बेटा, ऐसे तो मुझसे गाया नहीं गया, तू एक तख्ता लगा, चादर बिछवा, मैं महसूस करना चाहिए मुझे कि मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ स्टेज पे, और एक माइक रख दे मेरे सामने और मैं गाऊंगा और तुम लोग रिकॉर्डिंग शुरू हुई तकरीबन रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे। उसके बाद गाना शुरू किया, गाना शुरू हुए, शेर आया, शेर के बाद गाना आया, बट एक लाइन पे वो आते थे तो वो रोने लगते थे और उनका गला पहुंच जाता था, तो वो आवाज आती नहीं थी, रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी। ये सिलसिला चला तकरीबन 2.5 घंटे। वो लाइन पर ही हमेशा रोए और वो गाना हो नहीं। तो नदीम श्रवण के नदीम ने जाके कहा कि खान साहब एक काम करते हैं कि गाना कल करें। तो उन्होंने जो बात कही है ना, आप सुन के हैरत हुई। असली जो आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम वो बात कह रहे हो कि ये बुखार उतर जाए उसके बाद फिर बुखार लाते हैं। बुखार हमारे लाने से नहीं आया था, ये बुखार आ गया है। अगर ये गाना होगा तो आज होगा, नहीं तो गाना होगा ही नहीं। तुम लोग बिल्कुल पेशेंस से बैठे रहो, वो आएगा, कोई एक ऐसा मोड़ आएगा कि मैं गा जाऊं। और लकीली एक जगह पे आके वो गा गए। तो जब हम लोग गए तो हमने कहा, खान साहब आप क्यों रो रहे हो? तो उसमें एक लाइन थी, आप लोग अगर फिल्म जाके देखेंगे तो उसी लाइन पे पूरा ऑडिटोरियम रोता है। आप सोचिए उस आदमी की शिद्दत, उस आदमी की गहराई, उसने कितना महसूस करके उस लाइन को गाया था। वो विदाई का गाना है, लड़की विदा हो रही है, उसमें एक लाइन थी कि मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। वो जैसे ही गाए उन्होंने नहीं, क्योंकि उनको बेटियों की याद है, उनको लगे कि मेरी बेटियां भी विदा होंगी तो ये गाना बजेगा और फिर कैसा होगा मेरे अंदर। तो एक चीज ये भी बड़ा बहुत अच्छा सवाल है कि देखिए, जो काम जहां से किया जाता है ना, वो वही असर करता है। अगर आप यहाँ से काम करोगे तो यहाँ असर करेगा, अगर यहाँ से करोगे तो यहीं तक जाएगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा। फिर वही बात सच्चे दिल की मैं जो कह रहा हूँ, आप काम तो कर रहे हो। एक बच्चा पूरा दिन पढ़ता है, फेल हो जाता है, बच्चा 2 घंटा पढ़ता है, पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 2 घंटा केवल पढ़ता है। तो जो पूरा दिन पढ़ता है वो 2 मिनट भी नहीं पढ़ता, वो केवल किताब खोल के बैठा रहता है। तो सवाल है कि आप अपने काम को कितनी लगन से कर रहे हैं, आप किस मंशा से, किस नियत से अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे मैं एक गाना बताऊं, बड़ा नाजुक गाना है, और उस गाने में तो उसमें तो नुसरत साहब रोए थे, इस गाने में हम तीनों रोए थे, नदीम श्रवण और मैं। हम लोग सिटिंग कर रहे थे और लाइट चली गई, तो मैंने नदीम से बोला, भाईजान कल बैठते हैं।
तो उन्होंने बोला नहीं यार आज कैंडल लाइट सिटिंग करते हैं। तो मोमबत्ती बुलाई गई और उसको जलाया गया और हम लोग गाना बना रहे थे। तो जब मैंने मुखड़ा लिखा तो नदीम ने ट्यून बनाते बनाते कहा कि यार कुछ गड़बड़ लग रहा है, अंदर से बहुत इमोशनल हो रहा हूं मैं, गाना आज छोड़ देते। तो मैंने उनको याद दिलाया कि नुसरत फतेह अली खान का याद है जुमला नदीम भाई आज बना जाओ। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा। गाना बनते बनते बना और हम तीनों रो रहे। अब उन्होंने कहा कि देखो यार नुसरत भाई का तो हमने रिएक्शन देख लिया थिएटर में, अब एक काम करते हैं, एक गाना जब रिलीज होगा ना तो हम लोग चलेंगे थिएटर में बैठ के देखते हैं कि लोग रोते हैं कि नहीं, कि हमने जो काम किया था सचमुच जो सच्चे दिल से किया था, उस दर्द को महसूस करके किया था या ऐसे ही कर दिया। और गाना कौन सा है देखिए, मैं बोलूंगा तो बच्चों का रिएक्शन देखिएगा कि जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। तो ये जो है ना देखिए हो गया कम से कम 30 साल 40 साल, मगर बच्चों का रिएक्शन देखिए कि वो असर आज भी जिंदा है। जो अच्छा है, लड़ाई अच्छे बुरे की होती है, नए पुराने की नहीं होती। जो अच्छा है वो सदियों तक अच्छा रहेगा, जो बुरा है वो हमेशा बुरा रहेगा। तो आप कोशिश करो अच्छा काम करने की, अच्छा करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा है। कि गीत में साज, आवाज, अल्फाज, इन सब के बड़े महत्व होते हैं। जब आप लिख रहे हैं घूंघट की आड़ से, एक तरफ तो घूंघट का आड़ है, इसके पीछे भी कोई घटना होगी। और जब आज के परिवेश में आप लिख रहे हैं कि मोरा पिया मुझसे बोलत नाही, तो दोनों परिस्थितियों में फिर अंतर कैसे? मैं तो घबरा रहा हूँ कहीं कुछ ऐसी कहानी भी तो नहीं आपको पता है जिसका उद्गार नहीं करना चाहता। तो देखिए ये एक जंजीर की 3 कड़ियां हैं, इसमें से एक कड़ी भी अगर कमजोर हो गई ना तो जंजीर टूट जाए। अल्फाज, साज और आवाज। मैंने बहुत अच्छा लिख तो दिया मगर बनाने वाले ने उसको महसूस करके नहीं बनाया, तो आधा तो गाना वहां मर गया। अब उसने भी मेहनत करके बना दी, अब जो हमारी आवाज को आप तक पहुंचाने वाली आवाज है वो उसने गाया नहीं बराबर, तो पता चला कि फिर भी वो असर रहेगा नहीं। तो ये जब तीनों मिलते हैं, बोलते हैं ना कि खाने में एक चीज को नमक जरा भी गड़बड़ हो जाए तो पूरे खाने का स्वाद बदल जाता है। तो हर चीज की मात्रा करेक्ट होनी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको देता हूँ। मेरा लाइफ टाइम पसंदीदा एक गाना है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। अब ये देखिए, ये तो मेरे से भी पुराने गाने हैं, आज भी बच्चों को याद है। अब देखिए इस सिचुएशन को पहले राइटर ने समझा कि ये दोनों के मिलने का आखिरी दिन है जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब इसके बाद शायद मुलाकात नहीं हो, तो राइटर ने उस दर्द को लेके गाना लिखा कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो। और फिर मदन मोहन जैसा कंपोजर, उन्होंने वैसी धुन बनाई, उतना ही किया। फिर गाना लता जी कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने उतनी शिद्दत से गाया, फिल्म में भी बहुत अच्छा गाना सुन। अब इसी गाने, अब मैं उदाहरण देके आपको बताता हूँ कि इन तीनों में से अगर एक भी कमजोर पड़ जाए तो गाना क्या हो सकता है। वही मुखड़ा राइटर ने लिख दिया कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। अब कंपोजर ने जिया ही नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर ने उसकी गहराई को समझा ही नहीं। अब उसकी एक ट्यून ये भी हो सकती है, ओरिजिनल ट्यून आपको याद होगी, लग जा गले। अब वही ट्यून एक म्यूजिक डायरेक्टर, जो गधा म्यूजिक डायरेक्टर जिसको म्यूजिक का ज्ञान नहीं है, वो इसकी धुन ये भी बना सकता था, लग जा गले कि फिर यह हंसी रात हो न हो, शायद तब इस जन्म में मुलाकात। खत्म हो गया गाना। कहाँ गया वो दर्द, कहाँ गया वो पेन,
तो ये तीनों का मिलना किसी भी चीज को शिखर तक पहुंचाने में हर आदमी का कंट्रीब्यूशन। आज मैं गीतकार बना हूं तो केवल मेरी मेहनत से नहीं, ये जो तमाम चाहने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं, आप जैसे लोग हैं जिन्होंने इतनी मोहब्बत दी, इतनी दुआएं मेरे लिए की, मेरी सफलता में मेरा इतना सा हिस्सा है। बाकी माँ बाप की दुआएं, मेरे फैंस की दुआएं, मेरे चाहने वालों की मोहब्बतें, ऊपर वाले का करम, ये सारी चीजें जब मिलती है ना, तब जाके आप एक सही मकाम तक पहुंचते हैं। इसलिए कभी गर्व मत करो कि जो हासिल किया है वो आपका है, आपका कुछ नहीं है। जब सफल हो एक फूल ले जाके चढ़ाया हो मंदिर में कि तुम्हारी अमानत, तुमको मुबारक, मेरा इसमें कुछ नहीं है, तो वो तब तक आपको नवाजता रहेगा। वो समझता है कि अभी भी इसमें है मादा कुछ करने का। जिस दिन आपने समझ लिया ना, जिस दिन कतरे को ये गुरूर हुआ कि मैं समंदर हूं, वो कतरे की औकात भी खत्म हो जाएगी। साहित्य की दुनिया में आ गए हैं, साहित्य में आपने कविता लेखन शुरू किया है, अभी तक आप सिनेमा के गीत लिखते रहे हैं, क्यों ऐसा झुकाव आपका साहित्य की तरफ हुआ? दोनों में क्या अंतर है, सिनेमा के गीतों में और साहित्य की कविता में, दोनों का अंतर? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और एक बड़ा इस विषय है, और यहाँ तो सब लिटरेरी वर्क के लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, और ऐसी यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ जिसने बहुत कुछ अचीव किया है। एक बड़ी लड़ाई जारी है सदियों से कि साहित्य और सिनेमा का कोई लेना देना नहीं। मैं हमेशा ये सवाल उठाता हूँ और इस पे बहुत से रिसर्च हो रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। साहित्य क्या है? क्या साहित्य वो है जो पढ़ा जाए तो न लिखने वाले की समझ में आए, न पढ़ने वाले की समझ में आए? अगर वो साहित्य है तो वो जो लिखने वाले हैं उनको मुबारक। या साहित्य वो है जो जन जन के मानस तक पहुंचे? साहित्य वो है जिसको एक रास्ते का चलता हुआ फकीर भी गुनगुनाए। जो कबीर ने लिखा, जो रहीम ने लिखा, जो तुलसी ने, वो साहित्य नहीं था? वो भी साहित्य था ना। और आज जो शैलेंद्र ने लिखा, साहिर ने लिखा, या जो हम लोग लिख रहे हैं, वो साहित्य नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है? इसका फैसला करता कौन है? देखिए, कहते हैं आवाम से बड़ा फैसला कोई नहीं होता। आवाम जो फैसला देती है वही सही होता है, चाहे वो आपके राजनेता को बनाने की हो या किसी भी विषय के निर्णय की हो। तो अगर आवाम एक चीज को पसंद करती है, आज पूरी दुनिया में, मुझे बीच में अभी नितिन गडकरी साहब ने सम्मानित किया हिंदी, उस पर तो उन्होंने कहा कि देखिए समीर जी, पूरी दुनिया में घूम के आया हूँ और हिंदी के प्रचार प्रसार में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो फिल्मी गीतों का है। बोले, मैं ऐसी कंट्रीज में गया हूँ जहां लोग एक शब्द हिंदी का नहीं बोलते, पूरा हिंदी गाना गा रहे थे। तो और हिंदी का एक गीतकार अगर आस्कर लेके आता है, हिंदी का गाना लिखने वाला आदमी जिसके गाने 40 साल 50 साल से घर घर में बच्चा गा रहा है, अगर वो साहित्य नहीं है तो साहित्य आप किसको मानते हैं? भाई, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूं और मैं इस बात विवाद से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप सिनेमा को साहित्य से अलग करें। सिनेमा में भाई इवन साहित्य में भी बहुत बुरी कविताएं लिखी गई हैं, बहुत बुरी किताबें आई हैं, बड़ी महान किताबें भी आई हैं। तो सिनेमा में भी बहुत अच्छा काम भी हुआ है, बुरा काम भी हुआ है। तो अच्छा बुरा काम तो हर प्लेटफॉर्म पे होता है। आपके यहाँ हो सकता है कोई प्रोफेसर बहुत ब्रिलियंट हो, कोई बेचारे दरमियाना हो, हर आदमी एक कैटेगरी का तो नहीं हो सकता ना। तो आप ये अलगाववाद पहले तो खत्म करो। और जब मैं तो लिखना भी नहीं चाहता था, मैं तो बोलता हूँ कि जैसे बख्शी ने कहा कि मैं शायर तो नहीं हूँ। भैया, मुझे शायर बनाने पे क्यों आमादा हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं सीधा साधा गीतकार हूँ, मैं आम आदमी के लिए गीत लिखता हूँ, मुझे नहीं बनना है शायर। आप क्यों जबरदस्ती? अभी मैं कलिंगा के मंच पे था, लिटरेरी फेस्टिवल, मैंने वहां बोला कि अभी ये 3 साहित्यकार बैठ के यहाँ बात कर रहे थे और साहित्य से ज्यादा सिनेमा पे बात कर रहे थे। क्यों बात कर रहे थे?
अगर सिनेमा इनके लिए शेड्यूल कास्ट है तो सिनेमा पे बात करने की नहीं। वो बोलते हैं ना, बड़ी ईमानदार एक कविता है, किसकी है मैं आपको बताता हूँ, कुलपति जी जरूर सुनिएगा। इससे ईमानदार कवि मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और ये अगर ईमानदार जो लोग यहाँ बैठे हैं उनकी ताली जरूर बजेगी। कहता है कि अपनी रोटियों से जाके ये भेद खुला कि जब अपने पे आई। हम बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ना कि बड़ा कुलपति बन जाना बड़ा आसान है, जब बने तो पता चला कि अपनी रोटियों से जाके ये भेद खुला कि हम भी किसी तवायफ से कम तो नहीं। तवायफ मानती तो है कि वो तवायफ है, एक हम जो कितनी बार बिके छुप छुप के। तो ये छुप छुप के बिकने वालों से मुझे बड़ी नफरत है। मैंने लिखने का केवल इसलिए किया क्योंकि गुलजार साहब, जावेद साहब, इन्होंने कई बार मुझे कहा कि तूने सिनेमा में बहुत लिखा संगीत, ये वो भी जगत है जो तुमको पढ़ना चाहता है। तुम्हारे फिल्मी गाने तो उन्होंने बहुत सुने हैं। उनका कि जो तुमने तन्हाइयों में गाने लिखे हैं, अपने अकेलेपन में गाने लिखे हैं, जिनको तुमने फिल्मों में नहीं दिया है, उन गीतों को किताबों पे लेके आओ ताकि उस जगत में भी लोग तुम्हारे बारे में थोड़ी चर्चा करें, लोग थोड़ा जानें। इसके अलावा किताब लिखने की मेरी कोई मंशा थी ही नहीं। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। मैं आज भी काम कर रहा हूँ। अभी 30 को मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है, सिकंदर, सलमान खान की। तो मैं अपने काम में और जो मैं करता हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, एक टाइम आया कि मेरे पे कुछ विवाद हुए जब मैं आशिकी, साजन, दीवाना, राजा हिंदुस्तानी ये सारी फिल्में लिख रहा था। उसी बीच मेरी जिंदगी में एक हीरो आ गया, गोविंदा। अब मैंने उसके लिए गाना लिख दिया जो अपनी वजह, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था। अब लोगों ने हंगामा मीडिया कि समीर जी आप इतने अच्छे गाने लिख रहे थे, ये क्यों लिखा? मैंने उनसे कहा कि तुम लोग यार हमेशा गलत सवाल करते हो। तुम कहते हो कि आपने लिखा, मैं तो कुछ लिखता ही नहीं हूँ। यही एक काम है जो मैं नहीं करता। वो एक कहानी में पहले कहानी मुझे मिलती है, फिर उस कहानी का किरदार मिलता है। जब साजन लिख रहा था तो वो किरदार था शायर। तब मैंने लिखा कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे कर। अब यहाँ किरदार वो है कूली। अब वो कूली अगर ये गाए कि चंदन सबदन चंचल चितवन धीरे से तेरा, तो लोग उसे गोली मार देंगे या मुझे गोली मार देंगे कि पागल हो गया तुम, ये क्या गा रहा है। तो उसकी भाषा मुझे पकड़नी पड़ती है। ये नौजवान बच्चे, एक दौर आया जब मैं चौथी पीढ़ी में मैंने एंट्री की तो बच्चों ने कहा कि समीर जी अब बहुत हो गया, अब आपकी उम्र हो गई, अब आप नहीं लिख पाएंगे। मैंने फिर चैलेंज लिया, मैंने बोला चलो। मैंने उस साल एक गाना लिखा जो यूथ एंथम है, और अभी मैं बोलूंगा तो आपको रिएक्शन देखना, अभी तक वो असर कायम है कि 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। मैंने इनसे कहा कि ये पार्टी अभी खत्म नहीं हुई बच्चों। मेरे सामने देखिए, मैक्सिमम जो आइटम गाने जिसको कहा जाता है, मेरा जो सिलसिला शुरू हुआ सरकाए लोग खटिया जाड़ा लगे से लेके मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, छम्मा छम्मा धक धक करने लगा और अनारकली डिस्को चली, छोड़ छाड़ के अपने सलीम। तो मैं तो उस तरह हूँ जो एक लाइन है ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। हमको हर रंग में रंगना पड़ता है, कभी कूली, कभी शायर, कभी ट्रक ड्राइवर, कभी। अब देखिए, बख्शी साहब ने गाना लिखा था कि ट्रक ड्राइवर एक तवायफ के कोठे पे जाके उसकी तारीफ में गाना गा रहा है। अब उस वक्त आनंद बख्शी शायर नहीं था और ट्रक ड्राइवर था, इसलिए अंतरे में वो एक जगह लिखता है कि ट्रक ड्राइवर अगर सिमली देगा तो क्या देगा। वो गाना था वादा तेरा वादा वादे पे तेरे मारा गया। लिखता है कि तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है। ये नहीं बोल रहा है कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तुम जो भी हो खुदा की कसम ला। तो ये टेक्निकलिटी जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे हम क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। और हम लिखते हैं वो हम नहीं लिखते, वो हम एक किरदार हमसे लिखवाता है, जो वो जबान बोलना चाहता है मैं वो लिखता हूँ। तुलसीदास ने लिखा है, गावा ही सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। और इंदिवर साहब भी लिखते हैं कि मैं राम नहीं हूँ फिर क्यों उम्मीद करूँ सीता की, मुझे नहीं पूछना तुमसे बीती बातें। और आप भी
पत्नी पर लिखते हैं कि मैं राम नहीं हूं, तुम हो मेरी सीता। तो ऐसा क्यों आपने अपने आप को राम नहीं कहने का निर्णय लिया और उनको सीता बनाया, ऐसा क्या था? जो ईमानदार कविता आपको सुनाई थी ना कि अपनी रोटियों से जाके ये भेद खुला, मैं कभी भी दोहरी नीति अपनाता नहीं। मैंने अपनी पत्नी के सामने वो सारी कहानी जो कोई हस्बैंड अपनी बीवी से बताने में डरता होगा, वो मैंने उसको पहली रात में सब कुछ बता दिया। और मैंने वो लाइन जो लिखी है और मैंने उसमें पहला शब्द लिखा है कि मैं सच कहता हूँ, मेरी पत्नी का नाम है अनीता, मैं सच कहता हूँ अनीता, मैं राम नहीं हूँ लेकिन तुम हो मेरी सीता। तो मैंने अपना कैरेक्टर उसको बताया कि भाई मैं शायर हूँ, मैं दिल फेंक हूँ, मुझसे मोहब्बत हो जाती है, ये तुमको समझना पड़ेगा क्योंकि तुमने एक शायर से शादी की है, किसी संत या किसी महात्मा से शादी नहीं की है। तो ये अपने को आईने की तरह पेश करने की ताकत उन्हीं में होती है जो सच्चे दिल के लोग होते हैं, वरना बहुत आसानी से हर बात छुपाई जा सकती है। यहाँ तो जब भी जी चाहे नए चेहरे लगा लेते हैं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे नई दुनिया। हम उनमें से नहीं हैं, इसलिए हम खुली किताब हैं, हमको जो चाहे जब चाहे पढ़े। कि आप में से छात्र छात्राओं में से भी जो प्रश्न करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, प्रश्न नहीं, आप बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक सेकंड भैया, आपको मैं एक बोलता हूँ, उसके बाद आप प्रश्न करें। ऐसे ही मैं कहा कि समीर जी क्या अभी भी आप आशिकी लिख सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि देखो बेटा, वो तो जब आशिकी आएगी लिखनी होगी तो देखा जाएगा। मैं चलो अभी एक इम्तहान देता हूँ और आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चों के सामने भी वही इम्तहान दे रहा हूँ, देखिए, और आप रिएक्शन देखिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो रिएक्शन नहीं हुआ तो फिर मैं ये आपसे वादा देके जाता हूँ कि शायद अब इसके बाद लिखना छोड़ दूंगा। और बच्चों को बोलता हूँ पहली लाइन पे कोई रिएक्शन आएगा नहीं, ये भी पहले ही बोलता हूँ, मगर दूसरी लाइन पे अगर आह नहीं निकली तो मैं समझ जाऊंगा कि अब शायद वो दिल धड़कता नहीं है। कहता है कि मैंने ऐसी भी क्या खता कर दी, मैंने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफी नहीं। मैंने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफी नहीं। तुमको देखा नहीं है कई दिन से, क्या यही सजा आती नहीं? देख रहे हैं, ये है ये इम्तहान, यही दो और यही रिजल्ट ले लो। किसी से पूछिए, ये मेरे चाहने वाले मेरे लोग ये हैं, ये मेरा फैसला करते हैं। मैं साहित्य और साहित्यकारों से मैं बात नहीं करता, मैं उन लोगों से बात करता हूँ जिनके लिए मैं काम करता हूँ। अब मेरी किताब आई हुई है, जिन लोगों को भी मेरे जीवन के बारे में थोड़ा जानना है, मेरे उस दुनिया के बारे में, तो जो एक किताब है उसका नाम है लफ्जों के साथ सफरनामा। उसमें मेरी पूरी जीवनी की कहाँ से शुरू हुई, जो सवाल आपने किया, और एक कविताओं की किताब है जिसका नाम है सबीराना गीत। उस किताब को मैंने माँ को डेडिकेट किया था और उसमें माँ के ऊपर मैंने केवल 2 पंक्ति लिखी हैं। आप बहुत खुश होंगे क्योंकि मैं माँ से बहुत प्यार करता था कि कैसे पूरी होती मन्नत देख ली, कैसे पूरी होती मन्नत देख ली, मैंने माँ को देखा जन्नत देखी। जी हाँ, चलिए सवाल पूछिए। आपने अभी स्वीकार किया कि आप आईना हैं, तो कभी टूटे कि नहीं टूटे? वो जो अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, अगर टूटा नहीं होता है तो आशिकी लिखी जाती, आपको ऐसा लगता है? क्या आपने कोई अपने देश के लिए, स्पोर्ट्स पर या देशभक्ति के लिए कोई एक मोटिवेशनल जो गीत है वो लिखा? बिल्कुल, अच्छा सवाल किया। बहन
जी जब बात कर रही थी तो इस विषय पे शायद उनका ध्यान नहीं गया। मेरा एक गाना जो यूथ एंथम है और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को बजता ही बजता है, और अभी देखिए वो गाना बोलूंगा था, रिएक्शन देखना केवल। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और अभी मैंने एक पिक्चर लिखी थी, मेरे ख्याल से उसको नेशनल अवार्ड मिला था, लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जिसका गाना आपने देखा होगा, देश मेरे मेरी जान है तू। मैंने कम से कम ऐसे 25-30 गाने लिखे। मैंने कारगिल विजय दिवस पे मैं कारगिल गया, मैं लद्दाख गया, मुझे आर्मी ने स्पेशली बुलवाया, और वो एक वीडियो है, कभी आप देखिएगा, जिसमें सलमान खान, अमिताभ बच्चन, सारे स्टार कुछ न कुछ बोले हैं। वो पूरा गाना आर्मी के ऊपर है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में वो कैसेट रिलीज किया था। कारगिल विजय दिवस का गाना है, मेरी मिट्टी के संतानों। वो गाना आप लोग जरूर देखिएगा। पूरा देश और उन शहीदों को देश जो है उनको बधाई दे रहा है उनके जन्मदिन पे। तो बहुत सारे गाने लिखे भैया ऐसा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष दीक्षित। कि आपके पिताजी ने आपके पे ये कहा था कि जो मैंने हासिल नहीं किया वो मेरा बेटा हासिल करेगा। सर, वालिदैन की नजर में ये जो कॉन्फिडेंस देखने को अपने लिए आपको मिला, तो जब वालिदैन की आंखों में ये कॉन्फिडेंस दिखता है तो संघर्ष बहुत वहीं से तो सबसे ज्यादा ताकत मिलती है, क्योंकि आप अपना सपना पूरा करने की तो लड़ाई लड़ते ही हैं, मगर आपके सपने के पीछे एक बड़ा दर्द होता है आपके माँ बाप का। जो गरीब बच्चे निकल के आते हैं ना, उनका अपने से ज्यादा उनको ये रहता है कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया, मुझे उसका रिटर्न उनको देना है, और वो चीज उनको बहुत ताकत देती है। इसलिए आप देखेंगे आजकल ज्यादातर कंपटीशन में छोटे शहरों के बच्चे आते हैं, क्योंकि उनमें वो आग अभी भी जिंदा है। बड़े शहरों के बच्चों को सब कुछ उपलब्ध है, और ये चीज जो है ना, ये नर्वसनेस और फियर की आपकी सफलता के 2 मापदंड हैं। ये 2 चीज अगर आपके अंदर से निकल गई ना, एक तो फियर और एक नर्वसनेस, कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि वो चीजें आपको ताकत देती है कि नहीं मुझे। वो हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि मरता क्या न करता। जब आप डू एंड डाई की सिचुएशन पे आते हैं ना, तब आप अपना बेस्ट देते हैं। बच्चों को जब एग्जामिनेशन आता है तब बेस्ट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब तो अपने आप बेस्ट देना ही पड़ेगा। तो माता पिता का संघर्ष, माता पिता का उत्साह और माता पिता का सपना आपके सपने को बहुत ताकत देता है। फिल्म की जाम्स का आइटम सॉन्ग होता है, तो जब जैसे राजा हिंदुस्तानी में है कि परदेसी जाना नहीं, तो उसको लिखने के लिए क्या कई गीत लिखने पड़ते हैं, या वही एक गीत जो लिखते हैं वो फाइनल हो जाता है क्योंकि वो आइटम सॉन्ग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया, कि गानों के पीछे बड़ी अजीब अजीब कहानी होती है। कई बार कुछ गानों में बहुत सारे गाने लिखने पड़ते हैं, बहुत से गानों में एक ही बार में हो जाता है। ये डिपेंड कि वो सिचुएशन कैसी है, और वो जो सिलेक्टर है, जो डायरेक्टर है, वो कितना समझदार है, तो उसकी चॉइस पे सारी चीज निर्भर करती है। कई बार एक चीज बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, कई बार नहीं समझ में आती, तो कोशिश जारी रहती है। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर श्वेता पांडे फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से हूँ, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ। मुझे गीत संगीत से बहुत लगाव भी है, और आपके गाने तो। मेरा एक पर्सनल सवाल आपसे ये कि आपने 4000 गाने लिखे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आपने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी विषय होगा जिसपे आपने काम नहीं किया हो। मेरे ख्याल से तो 100-200 बार आपने किया होगा एक विषय पे काम। तो हर बार ऐसे जब आपके सामने सिचुएशन आती है कि प्यार भरे गीत लिखने या जुदाई वाले गीत लिखना है, तो ये इमोशन एक बार आप कैसे अलग अलग ढंग से बार बार नए रूप में प्रस्तुत कर लेते हैं? इसके लिए कहाँ से ये प्रेरणा आती है आपको? बहुत अच्छा सवाल किया भैया आपने, बड़ी अच्छी बात है कि सिचुएशन तो दिन के वही 6-7 हैं, वही दिल टूटने का, दिल मिलने का, आइटम गाने का, शायद का, वही होता है, और कुछ नई चीज तो कभी कभी कोई एक अजूबी सिचुएशन मिल जाती है, तो आप हर बार कैसे उसमें कुछ नया ढालते हैं। 2 चीजें होती हैं, एक तो हर आदमी का एक जीवन दर्शन होता है, एक जीवन जीता है, उसके
जीने का, उसके सुख का, उसके दुख का, उसके प्यार करने का, उसकी जिंदगी के हालात का, ये सारी चीजें जो वो जिया रहता है ना, तो जब उसके सामने वो सिचुएशन आती है तो वो उन बातों को अपने लफ्जों में, अपने फीलिंग के साथ कहता है, तो वही चीज अलग लगने लगती है, वो नया लगने लगता है। बोलते हैं ना कि बात लफ्जों की नहीं होती, बात जज्बों की होती है, कि उसमें आपका जज्बा जो शामिल हो जाता है तो वही प्यार, वही इश्क, वही मोहब्बत में एक नया रंग ढल जाता है, और इसकी कोई दूसरी वजह नहीं है। उसको हम जैसे रोमांस बख्शी ने भी किया, शाहिर ने भी किया, सब ने किया, तो उन्होंने अपने दौर की चीजें लिखी। जब मैं आया आशिकी लिखने, तो मैंने अपना जो कॉलेज जीवन जिया था, मैंने जो जिस तरह से प्यार किया था, मैंने जो जो दुख देखे थे, जो लड़ाई लड़ी थी, उन चीजों को जब मैं उन गीतों में ढालने लगा, उन लफ्जों में वो चीजें अपना दर्द ढालने लगा, तो वो चीज लोगों को नई लगने लगी, और इसी तरह से वो नया होता है। जैसे वही आज के बच्चे लिखते हैं तो उनके कहने का तरीका अलग हो जाता है, और कोई दूसरा इसका बैरोमीटर नहीं है, कोई इसकी और कोई भी इसका नियम या परिभाषा या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूं कि इस तरह से हम उन ख्यालों को एक नया पल देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है, मैं एग्रीकल्चर से हूँ। किसानों के लिए आपके द्वारा बढ़िया कोई गीत जो लिखा गया हो, जिससे बढ़िया जोश भी आता हो। और मैं आपसे कुछ ये भी पूछना चाहता हूँ कि शुरू के दिनों में जब आप संघर्ष के समय में आप संघर्ष कर रहे थे, उस दौरान आपका खर्चा, जैसे बॉम्बे जैसे शहर में आप बनारस से बॉम्बे गए, और बॉम्बे चूंकि महंगी सिटी है, और शुरुआती दौर में तो आपको तुरंत जो है कहीं कोई अप्रूवल मिल नहीं गया होगा, जब तक आपने संघर्ष के दिनों में आपने कैसे अपने आप को जो है संयमित किया, और कैसे आपके खर्चे जो है उस पर हुआ, उसकी कुछ कहानी बताइए। अच्छा सवाल है भैया। देखिए, किसानों, मेरा दुर्भाग्य रहा कि कभी ऐसी कोई कहानी मिली नहीं, पर जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत याद आता है कि जो अमिताभ बच्चन की कमबैक फिल्म थी मृत्युदाता, उसमें मेरे ख्याल से गाना कोई है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आप कभी उस फिल्म के गाने सुनेंगे तो शायद एक गाना है जिसमें मैंने कुछ लिखा है, क्योंकि मुझे कोई विषय नहीं मिला। और आपको जैसा मैंने कहा कि हम कहानियों पे ही गाने लिखते हैं, तो कभी अगर मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा रहा हूं, तो मैं वो दर्द समझता हूँ। जो दूसरा सवाल है कि आप शुरुआती दौर में बिल्कुल, क्योंकि जाते ही तो सफलता मिली नहीं, तो मैं जब बनारस में था तो मैं जर्नलिज्म करता था, तो मुंबई में आके मैंने जर्नलिज्म शुरू किया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक मैगजीन हुआ करती थी उस जमाने में, माधुरी, उसमें मेरे आर्टिकल हर हफ्ते आते थे, और उस एक आर्टिकल का 500 रुपया मुझे मिलता था। और मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी था, तो मैंने 3 ट्यूशन पकड़ लिए। भवंस कॉलेज में 3 बच्चों को मैं पढ़ाता था, तो मुझे 2-2.5 हजार रुपया 80s में जब मिल जाता था, तो मेरा घर का रेंट, खाना पीना हो जाता था, और पैसा बच भी जाता था। कई बार मैं उन पैसों में से माँ के नाम से पैसा भेजा भी है बनारस। तो मैं 9 साल तक मैं ऐसे ही सरवाइव करता था। नमस्ते सर, मेरा नाम मंदिर श्रीवास्तव है। सर, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो ये कि एक संगीतकार के रूप में आप सफलता को परिभाषित कैसे करते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि जो आजकल समय के साथ संगीत में बदलाव हो रहा है, वो श्रोताओं के हिसाब से होता है या फिर इंडस्ट्री के हिसाब से होता है? बेटा दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ। जो भी होता है वो श्रोताओं के हिसाब से होता है, और इसमें किसी का हिसाब चलता ही नहीं। जो आप सुनते हैं वही बनता है, जो चलता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। और तुम ही लोग हो जो फैसला करते हो कि तुमको सुनना क्या है। जहाँ तक तुमने संगीत का बोला, असल में मैं गीतकार हूँ, तो गीतकार की सफलता और असफलता का भी मापदंड यही है कि आप कितने सुने जा रहे हैं, आपको कितने लोग पसंद कर रहे हैं, यही आपकी सफलता का असफलता का मापदंड है। मतलब आप अभी जिस उपलब्धि पर है, वहाँ आपको मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि आप सफल हो चुके हैं? ऐसा तो कभी होता ही नहीं बेटा। देखो, मैंने कहा ना कि एक कतरे की प्यास होती है समंदर बनने की, जो कभी बनता नहीं, और नहीं बने उसी में अच्छा है। उसी प्यास में मर जाए तो अच्छा है। जिस दिन समझ बन गया समंदर,
फिर तो खत्म हो गई ना, फिर लड़ाई का है। इसलिए हारना जरूरी है। हारोगे तो अगली लड़ाई लड़ोगे ना, वरना तो खत्म। जीत गए तो फिर लड़ाई क्या है, फिर तो तुम विजेता हो गए। तो हमेशा मैं यही कहता हूं कि ये कभी सोचो मत। और हम तो जो काम कर रहे हैं इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। अभी भी मैं जब साहिद का गाना और शैलेंद्र का सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी तो मुझे कम से कम 20 साल और 25 साल और लिखूं तो शायद उनके कहीं आस पास भी पहुंच सकता हूँ। बहुत साहित्य और गीतों की दुनिया बहुत विराट है बेटा। ये जो हम जो है, जैसा मैंने कहा ना, हमारे जैसे जो कलाकार हैं वो सिर्फ कतरे हैं और ये जो साहित्य है वो समंदर है। सर, मेरा नाम डॉक्टर अतुल गोयल, आपकी तरह एमबी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है और हमारा एक और परिचय है कि हम बड़गो शहर से हिंदी वर्ग के पड़ोसी है। तो सर, मगर अब आपकी शक्ल मुझसे क्यों इतनी ज्यादा मिलने जुलने आपने अगर ये मेरे सब्जेक्ट का नाम लिया तो आप ये भी बोलते हैं कि सर देखिए हमारी कुछ, तो हमारा लुक भी आप जैसा दिखने लगा है। बताइए, अब तो मुझे सवाल करना पड़ेगा, पूछिए। हमारा बहुत सौभाग्य है। और सर, हमारा प्रश्न है कि आपने जो अपनी बाध्यताएं बताई है कि आपको हमेशा ही श्रोताओं की रुचि के हिसाब से और कहानी के हिसाब से लिखना होता है, तो कभी आपने अपने लिए आत्मीयता से कुछ लिखा हो तो वो कुछ गुरु रखा है? वही किताब तो है, आप ले लीजिए, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें वो तमाम कविताएं मिलेंगी जो मैंने फिल्मों में लिखा ही नहीं है। जो मेरी एकांत की कविताएं हैं, जो मेरी तन्हाई की कविताएं हैं, वो सारी उस किताब में है जिसका नाम है समीराना गीत। नमस्कार सर, हर हर महादेव। मैं बनारस के पास ही, हर हर महादेव। तो मेरा एक क्वेश्चन बस ये है कि आपने बहुत सारे कंपोजर्स के साथ काम किया, आपकी क्रिएटिविटी को सबसे ज्यादा चैलेंज किस कंपोजर ने? देखो, सबका अपना अलग अलग अंदाज था, मगर कभी कभी कुछ लोगों के साथ नाम जुड़ जाता है। उनके साथ ज्यादा आप मशहूर हो जाते हैं तो लोग उनके साथ नाम जोड़ देते हैं, जैसे शैलेंद्र और हसरत का शंकर जयकिशन के साथ, मजरू साहब आर डी बर्मन के साथ, आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत। तो मेरा नाम मेनली नदीम श्रवण और आनंद मिलन के साथ जुड़ गया था, क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत काम किया और वो गाने मशहूर भी बहुत हुए। तो बेस्ट उन्होंने ही दिया होगा, तभी तो गाने मशहूर हुए, तभी तो लोगों ने पसंद किया। आप इनको कितना श्रेय देते हैं? नदीम श्रवण, कुमार शानू, इनको क्या इंपॉर्टेंस देते हैं? बिल्कुल, उन्होंने पूछा ना तो मैडम ने सवाल कर लिया था कि साज, आवाज और अल्फाज, इन तीनों के रिश्ते क्या होते हैं। तो डेफिनेटली इनकी हमारी जिंदगी के बड़े अहम पार्ट्स रहे हैं और इन्होंने मेरे काम को एक ऊंचाई दी है, इन्होंने हमारे काम को समझा है, जाना है और आज भी उनके साथ वैसी ही दोस्ती है हमारी। नमस्कार सर, सबने प्रश्न पूछे सर, मेरी रिक्वेस्ट है जब अगली बार एक गाना लिखें उसमें सर बुंदेलखंड और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को भी कहीं समाहित करने का कष्ट करें। देखिए, अभी तो जैसे आपके कुलपति जी ने हमारी फोटो वहाँ खिंचवा दी जहाँ पे आपका बोर्ड लगा हुआ है और इन्होंने कहा अब ये इंस्टाग्राम पे वायरल होगी यूनिवर्सिटी, तो वैसे ही अब आप है तो देखो बिजनेस की बात शुरू हो गई यूनिवर्सिटी में। मगर ये मैं एक बात बताऊं कि मैं जब भी जाता हूँ जिस शहर में, अभी मैं देहरादून में था तो एक मैं इतना खूबसूरत देहरादून लगा और मैं जब गया तो बारिश का मौसम था, तो मैंने देहरादून के लिए दो लाइनें वहां लिख दी थी कि कितना दिलकश मौसम, कितना खूबसूरत मानसून है, ये देहरादून है, ये देहरादून है। तो अब बुंदेलखंड आया हूँ तो ये आपसे पक्का वादा है, बुंदेलखंड और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पे कुछ न कुछ कुदरत लिखवा लेगी जरूर मुझसे। नमस्कार सर। नमस्कार। I am controller of examination in this university. Frankly, you have told that during the first meeting with your spouse, you have told that my life is an open book. If we tell our spouse that I am an open book, each and everything is possible. There is deviation from the standards of life. Sir, how the relations are between you and Chachi ka ho ya your spouse?
देखिए मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है, मगर आपकी गड़बड़ होगी अगर बोल क्योंकि आप संदेह के दायरे में बात कर रहे थे। अगर आपकी स्पाउस आपके बगल में बैठी है तो उनकी मुस्कुराहट कह रही है कि समीर जी आपने बिल्कुल सही जगह पे उंगली रखी है। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी है और पूछना तो बहुत कुछ है, लेकिन एक सीधा प्रश्न करते हैं। एक गाना है जिसमें कहा जाता है कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। ऐसे ही गाने आप जो लिख जाते हैं वो डबल मीनिंग जिस गाने कहे जाते हैं, तो क्या वो डबल मीनिंग बोतल जैसी है कि हम ही समझ लेते हैं डबल मीनिंग उसकी, या लिखते समय ही आप डबल मीनिंग डालते हैं? भैया हम तो केवल हम तो सिंगल मीनिंग की बात करते हैं, आप उसका अर्थ डबल लगा लेते हैं। हमने कभी डबल मीनिंग के हिसाब से कोई गाना लिखा ही नहीं। हमने तो जो लिखा, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, बिल्कुल सिंगल मीनिंग है, इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है। तो जीवन में देखिए ये एक चीज होती है जिसको हम इंग्लिश में वर्ड है शरारत, कि अगर आप एक डांस बार में गए हैं तो वहां आप ओम जय जगदीश हरे सुनने नहीं गए, वहां क्या बजेगा वो वहां पे बजाने वालों को पता होगा। तो जब हमको फिल्मों में वैसी सिचुएशन मिलती है तो हमारी ये बेबसी है कि हमको उस तरह के गाने लिखने पड़ते हैं। या तो मैं बोल दूं कि भाई मुझे काम नहीं करना है, मैं इंडस्ट्री छोड़ के जा रहा हूँ, अब मैं केवल जो मैं चाहूंगा वही लिखूंगा। जब मैंने कह दिया कि मैं दूसरों के लिए लिखता हूँ तो फिर जिस माहौल में ढाला जाता है मैं उसमें ढल जाता हूँ। अब वो सिंगल मीनिंग का माहौल है या डबल मीनिंग का माहौल है वो तो आवाम डिसाइड करेगी। मैं डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र, प्राध्यापक इतिहास विभाग का हूँ, छड़े बड़वा सागर से। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ क्योंकि आप गीतकार हैं। एक गीतकार जो है एक ही शब्द को विभक्तियां जो लगती है गीतों में, वह आप लोग कंपोज करते हैं या कोई ग्रामेटिकल कोई व्यक्ति बैठता है आपके पास? जैसे एक गीत में उदाहरण स्वरूप दे रहा हूँ, मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है, तो करता नहीं कर्म को कर्म से, इसमें जो विभक्तियां लगी है वो कैसे उसमें लाई जाती है? ये तो मुझे आपकी क्लास में पहले आके तो पढ़ना पड़ेगा, और जिस गाने का आपने एग्जाम्पल दिया वो मेरा ही गाना है। तो देखिए भैया एक चीज मैंने आपको बोली है ना कि ये ग्रामर और ये जो प्रोफेसर्स और विद्वानों का जो काम है वो अपने नजरिए से गाने को देखते हैं, हम गाने को गाने की तरह देखते हैं। और गाना मैंने कहा ना कि वो एक लफ्ज पे मत जाइए। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आनंद बख्शी ने गाना लिखा था कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। अब आप बोले कि ये 5 बार गम गम लिखते जा रहा है, आदमी पागल हो गया, क्यों गम गम लिख रहा है यार, तो बदले। मगर उन शब्दों की गहराई में अगर आप जाएंगे ना तो हर गम का एक अलग मतलब है। पहली बार जब गम कहा तो किसके लिए कहा, दूसरी बार गम कहा तो किसके लिए कहा। तो हम कई बार जब धुन पे गाने लिखते हैं तो एक फोनेटिक साउंड होता है, वो धुन कहती है कि हमको इस तरह के अल्फाज चाहिए, तो फिर हम लोग उस राव में बह जाते हैं और उस तरह के शब्द बार बार वहां पे यूज करते हैं। मैं शुक्ला सर, आपने विभिन्न जोनर में गाने लिखे से आदि जैसा जोनर है जो कि अपने में बहुत हिट है। सर एक गीतकार के तौर पे आपका पसंद का जोनर कौन सा है लिखने के क्षेत्र में, और एक व्यक्तिगत तौर पे आपका कोई पसंद का गाना जो आप गुनगुना रहे हैं? केवल प्यार प्यार और प्यार। मुझे लोग रोमांटिक शायर बोलते हैं, बेटा मैंने जीवन में सबसे ज्यादा रोमांटिक गाने लिखे हैं। तो मैं तो पूरी दुनिया में केवल मोहब्बत फैलाना चाहता हूँ और तुम बच्चों को भी यही बोलता हूँ। अब इस मोहब्बत के कई तरीके होते हैं, वो मोहब्बत माँ बाप से भी होती है, मोहब्बत देश से भी होती है, मोहब्बत अपनी पढ़ाई से भी होती है। तो मगर मोहब्बत जिससे भी करो मोहब्बत करो, अगर मोहब्बत नहीं करोगे ना तो उससे हासिल कुछ नहीं होगा। ये आपकी सहजता सरसता पर केंद्रित है कि जब गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि को वैसा जन्मा जग नाही, प्रभुता पाई जाए मद नाही,
कि अहंकार लेश मात्र आप में नहीं है, मैं उस बोल को बदल कर कहती हूँ कि हमने बुलाया और तुम चले आए रे। आगे की जो पंक्ति है, दिल हथेली पर ले आए रे, तो दिल हथेली पर नहीं, आप यहाँ के सभी लोगों के दिलों में उतर गए हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो आपकी पुस्तक है समीर लफ्जों के साथ एक सफरनामा और समीराना गीत, इन दोनों पुस्तकों आज अपने परिसर में ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी को अपने बीच पाकर आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस पुस्तक मेले में उपस्थित रहने को अपनी स्वीकृति प्रदान की और आज हम सबके बीच है। तो हम सबसे पहले तालियां बजाकर आपका वंदन अभिनंदन। दूसरा, जो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, तो आजकल के जो छात्र एवं छात्राएं जो यूथ्स हैं, कई बार हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और हर व्यक्ति एक स्पीड में रहना चाहता है और पेशेंस की कहीं ना कहीं एक कमी है कि हम रेडी टू ईट चीज चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम ये काम करें, गूगल पे वो वर्ड डालें और एकदम आपको मिल जाए। इसी से आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपकी जो सफलता, जो आपके अचीवमेंट है, ऑब्जेक्टिव है, गोल्स हैं, वो आपको प्राप्त हो जाए। उसका यदि दूसरा पहलू या दूसरा पक्ष आप यदि देखेंगे तो आज हमारे बीच में समीर जी उपस्थित हैं। ये लगभग 1983 से कार्य कर रहे हैं। आपने यदि इनकी संघर्ष की कहानी देखी हो कि कैसे ये गांव में पैदा हुए, फिर उसके बाद बनारस में आए और बनारस से आके ये मुंबई गए, कैसे उन्होंने बच्चों को, वंश स्कूल के बच्चों को कोचिंग की, कुछ कंटेंट राइटिंग की माधुरी मैगजीन में, उसका संघर्ष किया निश्चित। तो कुछ चीजें हैं आप हमको बता रहे हैं, पर इसकी यदि आप गहराई में जाएंगे तो संघर्ष बहुत गहरा होगा और काफी कठिन भी होगा। तो यदि आपका ये, हम ये मान के चलें कि आपका जो गीतकार है वो भी एक प्रोग्राम है, चाहे बीकॉम एमकॉम प्रोग्राम हो या आपके अदर प्रोग्राम हो, एमबीए प्रोग्राम हो, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हो। हम भी फिल्म देखते हैं, मैंने भी देखी, हम सभी लोगों ने फिल्में देखी होंगी, पर उस वर्ड की गहराई में नहीं जा पाते कि वो वर्ड की गहराई में जाके कि जब वो उन्होंने लिखा होगा, जो ड्रीम किया होगा, जो उसके कंसेप्ट को लिखा होगा, उसमें उसकी गहराई उतनी होगी। वो इनका संघर्ष देखिए कि अपनी विचारों, अपनी भावनाओं और अपने उसकी उड़ान को उस लेवल तक देना कि उसको पिक्चराइज करना कि वो यदि होगा तो कैसे होगा। तो हम जो सोर्स से डेस्टिनेशन की जर्नी देखते हैं, तो एक गीतकार जो रहता है, सोर्स रहता है जब ये अपने वर्ड या लफ्ज लिखते हैं, डेस्टिनेशन वो देखते हैं जब फिल्म रिलीज होगी और जब वो श्रोताओं के पास जाएगी तो वो उनका परसेप्शन कैसा रहेगा। क्या आप अपनी जिंदगी की कल्पना की उड़ान को इतना ऊंचा ले जा सकते हैं? उसका हमें पेशेंस नहीं है। हम चाहते हैं कि आज हम ये काम करें और कल ही वो चीज हासिल हो जाए। यदि पेशेंस की जो मिसिंग है आजकल के यंग जनरेशन में, यही कई आप यूथ्स में पढ़ते हैं कि बच्चे बहुत परेशान हैं, कुछ दूसरे प्रकार की एक्टिविटी कर रही है, डिप्रेशन में चले गए हैं, इरिटेशन आ गया है, टेंशन, हाइपर टेंशन हो गया है, डिप्रेशन हो गया है। मैं समझता हूँ कि जब उस दौर में थे कि जब कुछ भोजन की भी समस्या थी, रुकने या उसकी समस्या थी, उसमें डिप्रेशन में क्वाइट ही नहीं हुआ था। आजकल हर व्यक्ति परेशान है, टेंशन है, डिप्रेशन है। दूसरा अपना ये जो मुझे लगा कि जो भी आपका हॉबी या पैशन है, उसमें आपको पेशेंस ही रखना है और आपकी हॉबी को रीस्किल या स्किल कंटिन्यूअस ओरिएंटेशन करना है। आपने बोला कि जो जनरेशन गैप है, यदि जनरेशन गैप के साथ अपने आप को आप बदलोगे नहीं तो आप हो सकता है कि
सफलता की जो नदी है उसमें आप आगे नहीं चल पाओगे। तो ये आपके एक अनुभव रहे और हमारे छात्र छात्राएं बहुत प्रसन्नचित्त हैं। एक बार क्लैपिंग करके पुनः स्वागत कीजिए। मैंने छात्र एवं छात्राओं के रिक्वेस्ट पर समीर जी से मैंने एक रिक्वेस्ट किया है कि आपका एक मोटिवेशनल प्रोग्राम आते हैं आप लोग। चलिए धन्यवाद। तो हम पुनः बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिवार हमारे पूरे अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता है। वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हैव योर प्रेजेंस इन द प्रेमाइसेस ऑफ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। और मैं समझता हूं कि जो लाइव इंटरेक्शन हुआ है, हम सभी लोगों को एक नए तरीके से सोचने का एक रास्ता मिला है। और जो हमको दूर से लगता है कि गीतकारों की जो लाइफ है बड़ी प्रीमियम लाइफ है, वो संघर्ष नहीं है, पर आज हमने ये जाना कि उसमें कितना संघर्ष है, कितनी गहराई है। उन्हें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक शेर सुना के जा रहा हूँ जो मैंने खुद के लिए लिखा हुआ है कि जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज देगी चले जाएंगे। जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज देगी चले जाएंगे। जिंदगी हम जिएंगे मगर इस तरह मर के भी जीने वालों को याद आएंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए बच्चों कि ये आना जाना तो जीवन की एक परंपरा होगा, मगर जब तक रहो कुछ ऐसा करके जाओ कि सदियां तुमको याद करें। और ये किताब जो आज जिन लोगों ने ली होगी, मैं उनको उस पर ऑटोग्राफ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वाणी प्रकाशन के लोगों की खास गुजारिश थी कि सर आप जा रहे हैं तो उस किताब पे जो बच्चे या जो भी लिया है उसको आप अपना ऑटोग्राफ जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।